नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम। इस वक्त में मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने और इनके पीछे का एजेंडा क्या है, हम आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे और इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। और हम बात करेंगे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की सियासत में दिखावे की सियासत उभरी है। आरक्षण पर दोहरा मापदंड आखिर क्या कुछ कहता है। मां, माटी और मानुष पर भी सवाल उठे हैं। बेटियों के अत्याचार पर सामाजिक बहिष्कार हो रहा है पश्चिम बंगाल पर। तो होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। यूक्रेन दौरे पर कीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ युद्ध में शहीद हुए बच्चों के स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर दृष्टिकोण करेंगे साझा। पश्चिम बंगाल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। आज सीबीआई से मिलेगा एक डेलीगेशन। वहीं डॉक्टर संदीप घोष समेत 4 अन्य डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट आज संभव। ओबीसी आरक्षण को लेकर तेज हुई पश्चिम बंगाल की सियासत। बीजेपी का सवाल, पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम समुदाय की 73 जातियों को डालकर ओबीसी का हक छीना। विपक्षी इंडी गठबंधन के साथियों ने भी साधी चुप्पी। पश्चिम बंगाल में बेटियों के हालात पर मां, माटी, मानुष के नारे पर उठने लगे सवाल। बंगाल के सेक्स वर्कर्स ने दुर्गा पूजा के लिए मिट्टी देने से किया इनकार। कई पूजा पंडाल ने सरकारी चंदा लेने से किया इनकार। बेटी के अपमान पर बंगाल में सामाजिक बहिष्कार। मुडा मामले में घिरी कर्नाटक सरकार। संकट मोचक की तलाश में दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया। आलाकमान से करेंगे मुलाकात। कर्नाटक के जिला मुख्यालय पर बीजेपी का प्रदर्शन। गवर्नर ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच का दिया है आदेश। और सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 5 सितंबर को होगी सुनवाई। सीबीआई ने दूसरी याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय। तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की। आरक्षण पर दोहरा मापदंड, ये कैसा है दोहरा मापदंड, इसको समझने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव में आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में रहेगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, इसका स्लोगन जोर शोर से प्रचारित किया गया था पूरे लोकसभा चुनावों के दौरान। समाज में अविश्वास पैदा करने की इस चुनावी ट्रिक के बीच इंडिया गठबंधन की मौजूदा खामोशी चौंकाने वाली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में यह खुलासा किया कि 77 जातियों की ओबीसी की लिस्ट में 75 मुस्लिम जातियों को शामिल करना गलत नहीं है। हैरानी की बात यह है कि बंगाल सरकार ने महज 24 घंटे की प्रक्रिया में जातियों के आवेदन को स्वीकार भी कर लिया और उन्हें ओबीसी लिस्ट में शामिल कर लिया। बीजेपी का आरोप है कि आरक्षण देने की 3 स्तरीय जांच एक दिन में पूरा हो जाना न्याय संगत और तर्क संगत कभी नहीं हो सकता। संविधान सम्मान तो इसे कतई नहीं माना जा सकता। मामला सुप्रीम कोर्ट से है। जानकार मानते हैं कि धार्मिक आरक्षण गैर संवैधानिक है। ममता बनर्जी ने आरक्षण का वर्गीकरण करके इसे ए और बी कैटेगरी में बांट दिया है। सवाल यह है कि ए कैटेगरी के 81 जातियों में 77 मुस्लिम जातियों को शामिल करना क्या न्यायोचित हो सकता है, लेकिन इंडी गठबंधन खामोश है। जानकारों का दावा है कि अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्गीकरण से मुस्लिम जातियों को 10% और हिंदू जातियों को 7% रिजर्वेशन पक्का कर दिया है। और तुष्टीकरण के इस फॉर्मूले को कर्नाटक और तेलंगाना में भी अपनाने की पहल तेज हुई थी, लेकिन भारी विरोध के कारण संभव नहीं हो पाया। अब आरक्षण पर दोहरे मापदंड का कांग्रेस का फॉर्मूला कभी सोशल मीडिया का नैरेटिव नहीं बनता, लेकिन लेटरल एंट्री पर बहस का बाजार गर्म है। आधा सच परोसने की आदि इकोसिस्टम में जब एनडीए सरकार के लेटरल एंट्री पर हाय तौबा मचा तो हल्ला करने वाले भूल गए कि परंपरा तो उन्होंने खुद ही डाली थी। लेटरल एंट्री के विज्ञापन को आरक्षण विरोधी बताने वाली कांग्रेस अपने कार्यकाल के इस फैसलों को क्यों भूल गई, यह बड़ा सवाल है।
मीडिया खबरों के मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लैटरल एंट्री के जरिए 10% जेएस लेवल के पदों की नियुक्ति की व्यवस्था बनाई थी। उस समय ना तो आरक्षण विरोधी वाला कोई नैरेटिव बना था और ना ही कोई बड़ा सवाल खड़ा किया गया था। खुद राहुल गांधी ने उस सिस्टम के वो उस समय प्रत्यक्षदर्शी थे। 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने जॉइंट सेक्रेटरी के 10% पदों को भरने के लिए विभिन्न मंत्रालयों से रिक्तियां भी मांगी थी। यूपीए के दौर में इस 6th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर लेटरल में की व्यवस्था बनाई गई थी। पीएम मोदी ने लेटरल एंट्री की इस व्यवस्था को सुधार कर सामाजिक न्याय के पहलुओं को भी ध्यान में रखा है, लेकिन जिन्हें नैरेटिव बनाना है उन्हें आबादी और हक की चिंता नहीं है। तो लेटरल एंट्री से लेकर के और आरक्षण तक पर किस तरह से जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। ममता बनर्जी ने ओबीसी समाज के साथ विश्वासघात किया है। इंडी गठबंधन की चुप्पी भी यह बता रही है रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लैटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ विजय कौशिक जो कि कांग्रेस के नेता हैं जुड़े हुए हैं। विजय जी बहुत स्वागत है आपका। सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे ये जो धार्मिक आधार पर आरक्षण इस देश में नहीं हो सकता, गैर संवैधानिक है, तो क्या ये एक दूसरा रास्ता अपनाया गया है कि तुष्टीकरण भी हो जाए
और सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझने की जरूरत होगी कि जो लोग बहुत जोर शोर से आरक्षण आरक्षण चिल्ला रहे थे पूरे इलेक्शन के दौरान, उनका भी जिसको कहना चाहिए कि चरित्र और चेहरा उजागर हो रहा है। निखिल, जब हम लोग अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे तो आपने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का बाइट सुना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझने की कि आप एक संवैधानिक प्रक्रिया है जब आरक्षण के इस ओबीसी के लिस्ट में किसी को आप शामिल करते हैं, और उस प्रक्रिया को कैसे धता बताया गया, इसका खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में, जो परसों तरसों की ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में जो बंगाल सरकार की तरफ से एफिडेविट रखा गया था, तो ये सुन के कम से कम इस देश को हैरान होना चाहिए, इस देश को इस बात को समझना चाहिए कि ओबीसी के आरक्षण पर ये इंडिया गठबंधन कितना संजीदा है। 24 घंटे की प्रक्रिया में आप 75 जो जातियां हैं मुस्लिम के, उसको ओबीसी लिस्ट में ले आते हैं और उसको ओबीसी का फायदा आप सीधा देना शुरू करते हैं। उसके बाद उसकी कैटेगरी बनाई जाती है उस ओबीसी के पिछड़ा और अति पिछड़ा का। तो उस अति पिछड़ा का जो ए ग्रुप है, उस ए ग्रुप में 77 में से 75 सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी से है। तो जाहिर सी बात है कि आपने उसका रिजर्वेशन 10% का लगभग सुनिश्चित कर दिया है कि बंगाल के किसी भी जॉब में उसकी 10% आरक्षण मिलनी ही मिलनी है। तो ये बात की व्याख्या तो अलग होगी कि धार्मिक आरक्षण का किस तरह से मापदंड बनाया गया है, संविधान में क्या इसकी व्यवस्था है कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी जिसकी आबादी जितना हक की बात करते करते पूरे देश घूम रहे थे, राहुल गांधी जो हर चीजों पे एक आरक्षण का मुद्दा और सेक्रेटरी गिन रहे थे, क्या बंगाल के इस तरह की जो अभी सामने में ये खुलासा हुआ है उस पर उनका कोई प्रतिक्रिया है? अगर प्रतिक्रिया नहीं है तो लैटरल एंट्री पे जितनी बहस आप पिछले दिनों देख रहे थे कि एक जोरदार हंगामा शुरू हुआ था, तो क्या ये आधी सच पे ये पूरा इकोसिस्टम जो इस बात के लिए अपने नैरेटिव बना रही थी, तो क्या ये भूल गई कि मनमोहन सिंह सरकार ने कैसे ये व्यवस्था की थी? और उसमें 6th पे कमीशन के रिकमेंडेशन का आधार भी जोड़ दिया था कि लैटरल एंट्री से 10% जो जीएस के लेवल के अधिकारी हो उनकी नियुक्ति होगी, और इस प्रक्रिया के काम में पूरी तरह से तेजी भी आई थी। तो क्या उस समय में ये व्यवस्था बनी थी? तो कम से कम ये जो व्यवस्था आज जो तथाकथित मजबूत विपक्ष का एक हवा खड़ा किया गया है, उसमें कम से कम ये नैरेटिव देने से पहले उनके अपने बैकग्राउंड को देखना चाहिए कि उन्होंने इस आरक्षण के मुद्दे पर क्या किया है, तभी जाके आप इस सरकार को किसी बात के लिए उंगली उठा सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। विजय कौशिक जी को यहाँ पर लाएंगे। विजय कौशिक जी, हलवा सेरेमनी के दौरान राहुल गांधी अधिकारियों की जात पूछ रहे थे, ममता बनर्जी से पूछेंगे कि 81 में से 77 और 77 में 75 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में डाल दिया है, किसका हक मार रहे हैं? कोई सवाल पूछा जाएगा उनसे? नहीं, निश्चित तौर पर सवाल बेशक ना पूछा जाए, लेकिन इसके खिलाफ जो एक सामूहिक हमारी बातचीत है अपने सहयोगी दलों के साथ, उनसे की जाएगी और कोशिश रहेगी कि भी इस मुद्दे का कोई सकारात्मक परिणाम निकले, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, तो हम कोर्ट के आदेश का भी इंतजार करेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट किस तरह से लेता है और इसको किस तरह से निरस्त करता है। क्योंकि हमें उम्मीद है कि चूंकि धार्मिक आरक्षण इस देश में नहीं होना चाहिए संविधान के मुताबिक, इसलिए ये मामले कोर्ट से खारिज हो जाएंगे। और जो दरअसल धार्मिक आरक्षण को बचाने के लिए ही तो ये एक जो दूसरी लाइन कान को घुमाकर पकड़ने की कोशिश की गई है। जो ओबीसी की लिस्ट है उसमें 77 में से 75 जो जातियां हैं, उप जातियां हैं, दरअसल वो जो है उन्होंने मुस्लिम समुदाय की दी है। और आप सवाल तो ममता बनर्जी से पूछ ही सकते हैं, वो कब वक्त आएगा जब सवाल पूछेंगे? देखिए, सवाल यह है कि वो हमारे लिए तो बैठी है नहीं कि वो हमसे हमारे गठबंधन में इतना प्रेम करती हैं कि हम कुछ पूछेंगे और तुरंत हमें जवाब दे देंगे, मौका लगते ही कोई विश्वास। चलिए, ये एक स्टेटमेंट आपका है जो हमारे ख्याल से कांग्रेस के जो दूसरे लोग हैं उनको भी याद रखना चाहिए। जो आप अभी कह रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं है, एक तरह से आप घुमा फिरा के यही कहना चाह रहे हैं। जी, ये बिल्कुल बहुत बड़ी सच्चाई है। और मैं एक सीधी सी बात कहूं कि अगर हमने अतीत में गलती, ठीक है, तो सवाल नहीं पूछते। चलिए, अगर हम आप ही की बात मान लें, अगर आप कम से कम खुले तौर पर ये स्वीकार कर रहे हैं कि सियासत आपको इस मोड़ पर ले आई है कि आप दोनों साथ नहीं हैं, तो सवाल नहीं पूछते तो कम से कम इसकी निंदा ही कर देते और गलत को गलत बताते, सही को सही कह देते। देखिए, जो मामला न्यायपालिका के अधीन है उसमें हमारी स्थिति वाच एंड वार की है।
नहीं तो इसमें कोर्ट के ऊपर कहाँ कोई कह रहा है कि कोर्ट के ऊपर आप कोई प्रश्न चिन्ह उठाएं? आप तो जो उन्होंने लिस्ट जारी की है आप उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, उसके लिए कोर्ट आपको कोई अवमानना थोड़ी कर देगा। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी बात है सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को झटका भी लगे और उसमें हमें कुछ करना भी ना पड़े। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि ये गठबंधन का धर्म है जिसको निभाना हमारी मजबूरी है। बहुत बढ़िया। हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करके आपने जिस साफगोई के साथ इस बात को स्वीकार किया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसके लिए आप साधुवाद आपको दिया जाए या कांग्रेस पार्टी आपसे कोई सवाल कभी पूछेगी, क्योंकि आपने बिल्कुल खुले मुक्त हस्त इस बात को स्वीकार कर लिया कि सियासत ऐसी है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, हमारा जो एजेंडा है वो भी चलता रहे और ममता दीदी से भी कुछ कहना ना पड़े। सिद्धार्थ यादव को यहां जोड़ना चाहेंगे, ये कैसी सियासत है? आपसे समझना चाहेंगे कि जहां पर कहा जाता है कि हलवा सेरेमनी में तो जाति जोड़ी जाती है, देखी जाती है, और यहां पर 77 में से 75 जातियां जो है वो मुस्लिम समुदाय की, यानी आरक्षण जो हक मारा गया दरअसल वो ओबीसी का मारा गया। देखिए निखिल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो सवाल नहीं पूछना चाह रहे उनकी मैं मजबूरी को समझ रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो वो चाहते हैं कि भैंस भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, बड़ी बड़ी पता नहीं क्या कहावतें सुनाने लग रहे हैं, पर कर्नाटक और तेलंगाना में जाकर के क्या करेंगे? आप ही की पार्टी वहां स्वयं ब्लैंकेट रिजर्वेशन देने का काम कर रही है। जब आप सत्ता में आए तो आपने कह दिया कि एक धर्म पे पैदा होने वाला कोई भी बच्चा अगड़ा होगा, पिछड़ा होगा, शिक्षित होगा, कोई मतलब नहीं है, हम उसको आरक्षण देने का काम करेंगे। कांग्रेस ने किया तो ममता दीदी को काहे को दोष दे रहे हैं? इसीलिए दबी जबान में कहना पड़ता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। जो बंगाल के अंदर आज हो रहा है वो षड्यंत्र के तहत हो रहा है। आपने ये तय कर लिया कि आप वहां पे पिछड़ों का अधिकार छीन करके उनसे उस अधिकार को छीनते हुए 24 घंटे के अंदर जो जाति आवेदन करे, और कुछ जातियां तो ऐसी थी जिनका आवेदन भी नहीं आया, आज सुबह आवेदन किया किसी जाति ने, बस चूंकि वो मुसलमान धर्म से है, समुदाय से है, तो उसको तुरंत ओबीसी का आरक्षण दे दिया गया। कहां गई संवैधानिक प्रक्रिया? कहां गया सर्वे करने की प्रक्रिया? कहां गई उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को परखने की प्रक्रिया? कोई प्रक्रिया नहीं। क्यों? क्योंकि बात तुष्टीकरण की है। कोई प्रक्रिया नहीं, क्योंकि बात है वोट बैंक की। जब वोट बैंक हावी हो जाता है तो कांग्रेस को भी चुप्पी पड़नी पड़ती है, तो ममता दीदी को भी चुप्पी मारनी पड़ती है। और ये वोट बैंक किसके तर्ज पे है? ये किसके अधिकार को छीन के है? ये देश के पिछड़े वर्ग को छीन करके है। आज ये बात है जो हम सबको चुनौती दे रही है। और ये जो आप कहना चाह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो हम कुछ कहेंगे नहीं, ममता जी की सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। इसमें कौन सी अवमानना हुई? जो सरकार स्वयं कह रही है कि हमने ऐसा किया, स्वयं बता रही है कि 24 घंटे भी हमने नहीं लगाए किसी का अगर हमारे पास आवेदन आया था, तो उसके लिए आपको क्या समस्या है? मैं तो निखिल जी बस एक बात कहूंगा, मैं देश के पिछड़े वर्ग से पूछना चाहता हूं, कोई देश का पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति अगर जाके अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना चाहे कांग्रेस के, टीएमसी के राज में कहीं भी, तो उसको कितना समय लगता है? या पूरी की पूरी जाति ओबीसी हो गई 24 घंटे से पहले, पूरी की पूरी जाति, पूरे का पूरा वो वर्ग ओबीसी हो गया। ये जब नीति होगी तुष्टीकरण और वोट बैंक की, तब इस देश के पिछड़े को कहीं ना कहीं उसके आंखों पे पट्टी बांधकर उनके अधिकार को छीनने का जो षड्यंत्र होगा, ये देश के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। कांग्रेस को भी जवाब देना पड़ेगा और टीएमसी को भी जवाब देना पड़ेगा। अब ये कह के नहीं जा सकते कि हम जवाब नहीं लेंगे। ठीक बात है। मैं चाहूंगा कि विजय कौशिक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अपना जो कहना है उसके साथ साथ एक सवाल ये भी आपके ऊपर कि ये जिस तरह से पिछड़ों का हक मारा जा रहा है उस पर जो चुप्पी है, ये क्यों ना माना जाए कि उस तुष्टीकरण में आप भी शामिल हैं? दरअसल ये समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाया जाए। और ये जो लाइन ली है वो सीधा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको नाराज नहीं कर सकते, भले ही ये जो आरक्षण की जो पूरी प्रक्रिया है ओबीसी नाराज होते रहे। देखिए, भाजपा प्रवक्ता द्वारा और अभी भूपेंद्र यादव द्वारा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा हम पर दो आरोप लगाए गए हैं। पहला आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण हम कर रहे हैं। दूसरा आरोप हमारे ऊपर यह है कि हम हिंदुओं का हक छीनकर मुसलमानों को दे रहे हैं। तो हिंदुओं की बात कर रही है भाजपा। तो मेरा सवाल भाजपा से ही है कि जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे थे, और आप बात को देखिए, टॉपिक को इधर उधर मत ले जाइए। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे थे तो प्रधानमंत्री ने बात की है, सारी चीजें हुई हैं, वो बिल्कुल अलग विषय है। वहां के जो मुख्य सलाहकार हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को फोन करके आश्वस्त किया है एक चुनी हुई सरकार जो कर सकती है वो कर रही है, मैं आपको इधर उधर नहीं जाने दूंगा। नहीं, आप इस पर बताइए कि आप इस पर क्या स्टैंड ले रहे हैं।
ममता बनर्जी ने हिंदुओं का हक मार के, ओबीसी का हक मार के और मुस्लिमों को सीधे सीधे 75 जातियां, 77 में से 75 ओबीसी कर दी। आप लोगों ने चुप्पी साध रखी है, क्यों? नहीं, हमने कोई चुप्पी नहीं साध रखी। हम वाच एंड वार की स्थिति में हैं। केंद्र सरकार तो के चुप्पी को इसी तो कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका वोट बैंक कैसे रिएक्ट करता है। अगर हम केंद्र की सत्ता में होते तो हम इसके खिलाफ कड़े कदम उठाते। वाह, धन्य हैं आप, आपके सहयोगी हैं, आप उन पे कड़े कदम, आप क्या चाह रहे हैं? कड़े कदम किस तरह से उठा लिए जाए? आपके यहां से एक शब्द नहीं आया ममता बनर्जी के खिलाफ, और आप कह रहे हैं कि आप कड़े कदम उठाते। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं विनोद जी को लाना चाहूंगा। नहीं, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। जो भी दर्शक सुन रहे होंगे, इस तर्क को कोई भी सही नहीं मानेगा। विजय जी, आपकी जो हालत है, विजय जी आपकी जो हालत है पूरी की पूरी, अब आप सुन लीजिए। आपका हम लोगों ने सुन लिया, आपका हम लोगों ने सुन लिया। दूसरों को भी मौका दीजिए, दूसरों को मौका दीजिए। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आपकी जो हालत है वो कमोबेश आपकी पूरी पार्टी की है। आपने कहा ममता बनर्जी आपके साथ हैं, नहीं हैं। आप ये सारे भ्रम आप कम से कम एक बार पूछ लीजिए अपने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। ममता बनर्जी के साथ के लिए उन्होंने अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े नेता को किक आउट कर दिया है। तो ममता बनर्जी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप इससे समझ सकते हैं। इसका ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। सवाल यह है, आपने बांग्लादेश का सवाल उठाया। बांग्लादेश पे जो हिंदुओं के खिलाफ में जो इस तरह के अमानवीय कृत्य हो रहे थे, उसको लेके कम से कम राहुल गांधी को प्रतिक्रिया देने में 1 हफ्ते लग गए, जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसी दिन उसी वक्त में ये अपनी प्रतिक्रिया दी थी। ये सब नैरेटिव करते करते आप लोग जिस जाति के भंवर में फंसा रहे हैं पूरे देश को, उसमें आज लोगों को आपको जवाब भी देना होगा कि आपने क्या किया है। बिल्कुल, और इस पर जो देश के लोग हैं वो देख रहे हैं। फिलहाल आज हमारे पास वक्त बस इतना ही है, तो आप हम तीनों मेहमानों का धन्यवाद करेंगे। सिद्धार्थ जी आपका, विजय जी आपका और विनोद जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि मां, माटी और मानिश के नारे का समर्थन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार आखिर क्यों कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के लोग। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 अगस्त को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और मां, माटी और मानुष का नारा देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, उनकी जो ये पूरा इकोसिस्टम है, उसका सामाजिक बहिष्कार आखिर क्यों? और इस परंपरा को तोड़ते हुए देश की सबसे बड़ी कोलकाता की रेड लाइट एरिया सोनागाछी की सेक्स वर्कर्स ने अपने आंगन की मिट्टी देने से इनकार कर दिया है। इस बात को समझिए। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार और निर्मम हत्या ने समाज को आक्रोश से भर दिया है। बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा में रेड लाइट एरिया यानी सेक्स वर्कर्स के आंगन से मिट्टी लाने की परंपरा है। आक्रोशित मां, स्तब्ध माटी और मानुष समाज को पहली बार इस तरह से तिरस्कृत किया गया है। समाज और सरकार को आईना दिखाया है। सेक्स वर्कर्स का कहना है कि हम महिला डॉक्टर्स के रेप और हत्या के विरोध में आंगन की मिट्टी नहीं ले जाने देंगे। पिछले एक हफ्ते में बंगाल के अलग अलग इलाके के सेक्स वर्कर्स ने इस जघन्य अपराध के खिलाफ रैलियां निकाली हैं। सेक्स वर्कर्स का नारा था कि जरूरत पड़े तो हमारे पास आओ, लेकिन किसी बच्ची, महिला के साथ बलात्कार मत करो। यह संदेश उन बुद्धिजीवियों के लिए भी है जो इसे सामान्य घटना बताकर इस तरह के कुकृत्य पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। वो दरअसल इसमें शामिल होते हुए दिखते हैं। जब मां के लिए सम्मान नहीं है, नारी के प्रति आदर नहीं है, तो शक्ति स्वरूपा की पूजा क्यों? मां, माटी, मानुष के नाम पर ममता सरकार सत्ता में आई थी। आज मां का आक्रोश मानुष के लिए सबक है। कोलकाता की कुछ पूजा समितियों ने राज्य सरकार के वार्षिक चंदे को स्वीकार किया है और कुछ ने
इसमें इसको स्वीकार करने से मना किया है। जिस राज्य में नारी का सम्मान नहीं है उसे उनसे दान नहीं लेंगे। समाज को रेड लाइट इलाके के सेक्स वर्कर्स की व्यथा भले ही सुनाई न पड़ रही हो, लेकिन उसने समाज को नींद से जगाया है। बेटी जिसे सनातन लक्ष्मी मानकर पूजा करता है, उसके प्रति इस तरह के घृणित मानसिकता का बहिष्कार होना चाहिए। सियासत में ममता बनर्जी इसे देश की घटना से तुलना कर रही हैं, लेकिन उन्हें बंगाल में मां, माटी और मानुष से क्षमा मांगनी चाहिए। यह सामाजिक बहिष्कार उन राजनेताओं के लिए भी सबक है जो जाति, क्षेत्र और मजहब में बांटकर आक्रोश दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा किस तरह से ये जो मिट्टी लाने की जो परंपरा है वहां तक से अब जो सेक्स वर्कर्स हैं उन्होंने कह दिया हमारे आंगन की मिट्टी नहीं, किस तरह से जो पूरा बंगाल का समाज है वो कैसे आक्रोशित है, हम समझना चाहेंगे आपसे। निखिल, जरूर मैं इस पर विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की इस प्रोग्राम में मैं एक ब्रेकिंग बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक सबसे जरूरी बातें कहना चाहूंगा कि आज पीड़िता की माँ बाप ने इन्होंने बता दिया है कि अगर बाकी सबकी साथ अगर उनकी बेटी का ये जो घटना इसको जोड़ा जाए तो शायद ये गलत होगा, और अगर जरूरत पड़े तो जो लोग आंदोलन में है, जो डॉक्टर आंदोलन में है, जो छात्र आंदोलन में है, उनके साथ उनकी माँ बाप भी आंदोलन में बैठने के लिए तैयार है। अगर इसको इस तरह से मिलाया जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, उसी के साथ आरजीकर की पीड़िता को मिलाया जाए तो पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि हाँ देखिए, ये शास्त्र के अनुसार दुर्गा पूजा की जो परंपरा है, दुर्गा पूजा मतलब ये जो भगवान श्री रामचंद्र की दुर्गा पूजा जो इस अगले अक्टूबर महीना में मतलब शरद ऋतु में किया जाता है, ये दुर्गा पूजा में यौन कर्मी की आंगन से मिट्टी, ये शास्त्र के अनुसार पूजा शुरू करने की पहले एकदम जरूरी है जी। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन एक सेक्स वर्कर होने के नाते ये उनके लिए गर्व की बात है, क्योंकि उनको भी समाज के साथ समाज के एक हिस्सा मानकर ये परंपरा शास्त्र के अनुसार शुरू हुआ था। ठीक है। अब आप जानते हैं कि शोभा बाजार की जो सेक्स वर्कर कॉलोनी है वो एशिया की बिगेस्ट कॉलोनी माना जाता है। तो यहाँ की जो सेक्स वर्कर्स है, इन्होंने इनकी दिल तक ये पीड़िता की जो बर्बरता पीड़िता के साथ जो कुछ भी हुआ है उतना दूर तक, उतना अंदर तक इन लोगों को ठेस पहुंचाया है कि इन्होंने भी अब बोलने लगे हैं कि हम हमारी मिट्टी नहीं तक हमारी बेटी का, हमारी दुर्गा माँ का ना सम्मान हो जाए। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि पूजा में डोल पॉलिटिक्स, ये कुछ साल पहले से ममता बनर्जी ने शुरू किया था। 15,000 से शुरू करके एक दुर्गा पूजा कमेटी को अब वो 85,000 रुपया देने की वादा किया है कुछ दिन पहले। ठीक है, जल्दी खत्म करिए जी। पूजा कमेटी है जो इस पैसा को ठुकराने की बात घोषणा कर दी है, क्योंकि उनका भी वही कहना है कि हमारा बेटी की इस तरह की जीवन के बदले हमको ये डोल पॉलिटिक्स, डोल का पैसा नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन तो इस तरह से समाज की अलग अलग क्षेत्रों में इस बात को ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। आपने विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह से समाज में आक्रोश है इस पूरे जो हत्याकांड हुआ है, रेप और हत्याकांड हुआ है डॉक्टर का पश्चिम बंगाल में। बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मंकी पॉक्स को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, कई सारे मामले विश्व के कई सारे देशों से सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में क्या वाकई ये इतना खतरनाक है जितना इसको बताया जा रहा है? एक चीज़ बिल्कुल साफ बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना इन्फेक्टिव था उस तरह से मंकी पॉक्स इन्फेक्टिव नहीं है। ये वायरस पहले तो बुखार 2-3 दिन
इफेक्ट करता है। उसके बाद शरीर पे दाने उत्पन्न होते हैं। ये दाने कुछ हद तक चिकन पॉक्स की तरह से होते हैं। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए